नमस्कार सभी। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कृष्णा अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास पंचम की फेल का 12वां भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। नेहा के ससुर रिटायर जब से हुए तब से वे अपनी पेंशन बड़ी बहू के ही हाथ में देते रहे, इसीलिए नेहा के आने के बाद भी देते रहे। खाना सबका साथ बनता, दोनों बहुएं मिलकर रहें। ऊपर दोनों के लिए अलग अलग कमरे व छोटी छत थी। नीचे एक कमरा, चौका व बरामदा था। कमरा व बरामदा ससुर के हाथ में था। कुछ दिन तक नेहा पति के साथ माँ के घर आती, खूब खा पी के ले चली जाती। धीरे धीरे वह माँ से शिकायत करने लगी, सारी पेंशन तो जेठानी जी को दादा देते हैं, जेठानी मुझसे ज़्यादा काम करवाती हैं, मुझे तो रसोई अलग करनी है। सुखदेव अपने भाई भावत से प्यार करता रहा। उसे भाभी के हाथ का खाना बहुत पसंद आता, इसलिए वह अलग चौके के लिए सहमत नहीं हुआ। उसके पिता भी तैयार नहीं थे कि घर में कोई बंटवारा हो। बस नेहा ने कपड़े उठाए व आटो से माँ के घर आ गई। सुखदेव भूखा प्यासा जब ससुराल आया तो गुड्डी ने उसे खूब लताड़ा, हम न भेजिए हमार सोने की चिड़िया को, तुम क्या काम करवाने उसे ले गए थे। नहीं अम्मा जी, भाभी तो झाड़ू पोछा पूरे घर का करती हैं, खाना भी वही बनाती हैं, नेहा ने ही बंटवारा किया है। बहुत हाथ पैर जोड़ने पर भी नेहा ने अकड़ कर कहा, तुम्हारे पिता अपनी बड़ी बहू ही के घर खाना खाएं। हम ठीक हैं। हाँ ठीक है बहू। रामदेव की बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। सच है, किसी ने ठीक कहा कि रिश्तों की ताकत बहुत होती है, यदि समझने वाली बात समझे तो। मैं तो समझाता ही रहा, ना माने तो इसका भाग्य, रहो ससुराल में। जब तुम लोगों को तोड़ने पर मुलान नहीं, वो बेटे को वहीं छोड़कर घर लौट आया। सुखदेव ने लौटकर पूछा, दादा मैं क्या करूं? मैं उसे कुछ नहीं बता सका। यही तो आपने कुछ नहीं कहा। बड़ा बेटा बोला, अरे परिवार से खुशबू है, सुगंध है चंदन सी, उसे हटा दुर्गंध बसाना कितना मुश्किल है। सचमुच अब 2 चूल्हे हो गए। नेहा न जेठानी से न ससुर से बात करती, न चाय को पूछती, जैसे तैसे कच्ची पक्की सब्जी रोटी बना सुखदेव से पहले ही खा पी लेती और सो जाती। थाली लगाकर खा पी लेती और सो जाती। शाम को सज धज सुखदेव से कहती, चलो अपन गोलगप्पे खाकर आते हैं। मन मसोस सुखदेव उसे गोलगप्पे खिलाने ले जाता। नेहा का बस चलता तो वो मायके में ही हफ्ते के 6 दिन निकालती, परंतु आसपास की चाची मामी उसकी आफत कर देती हैं। क्यों, कब से यहाँ है? नई नई शादी हुई है, लल्ला को छोड़ यहाँ पड़ी है। वास्तव में रिश्तों की अहमियत फेल में नहीं है, चाहे वह फेल में हो या फेल के पास की ऊंची कॉलोनी ही हो। रिश्तों का पर्यावरण बिगड़ रहा है। लड़कियां बाइयों की बिगड़ रही हैं, पढ़ती भी नहीं, न काम पर जाना चाहती हैं। संघर्ष, मेहनत जैसे शब्द उनके जेहन में कड़वाहट पैदा करते हैं। झींगा मछली खेतों में बहुत पानी मांगती है, इसी तरह फेल की नई पीढ़ी बहुत ज़्यादा अनुशासन व संघर्ष मांगती है। नेहा को गुड्डी ने रोटी सेकने के काम पर लगवाया कि 500 रुपये करके 4 घरों में 2000 मिल जाएंगे, पर नेहा इतनी गुस्सैल थी कि आटे की थाली नहीं धोती। कभी मालकिन कहती, नेहा जरा 2 आलू काट दे, तो गुस्से में चीखती, हमारा ये नहीं तय था, मैं चली वापस घर। ऐसे व्यवहार से उसके 4 घर छूट गए। लड़का एक क्लास में 2 वर्ष में फेल हो रहा था। एक दिन उसे गुड्डी सुलेखा के घर ले गई, वह बाहर सीढ़ी पर बैठा दिया। इतने में एक सब्जी वाली निकली, आवाज़ लगाने लगी, टमाटर 5 रुपये किलो। सुलेखा ने गुड्डी के लड़के को 25 रुपये के टमाटर लाने हेतु 50 का नोट दिया। लड़के ने 25 रुपये के टमाटर ले रुपए वापस नहीं किए। पूछने पर बोला, टमाटर वाले ने इतने ही दिए। सुलेखा तो चुप रही, पर वह शातिर हो गया। किसी के घर में कैंची तो किसी के घर में पेन चुरा लेता, लेकिन बेटा है, वंश चलाएगा। गुड्डी जैसे रक्षक उसकी माँ है, जो चाहे नालायक बेटे को भी सर्वस्व कहे सबसे हाथ पसार लड़ेगी।
काऊ कछु न कहे, वो मेरो इकलौता पुत्र है। गुड्डी ने नेहा को घर बैठाया। वो दिन भर कपड़े धोती, झाड़ू करा करती, सबका खाना बना माँ को पीछे से गलियाती रहती। लड़के के बिगड़ते ही आए दिन पति पत्नी के झगड़े होते, पर पूरी गृहस्थी का खर्चा तो गुड्डी ही उठाती। इसीलिए वह पति दब्बू किस्म का बन गया। गोपाल ने भी गुड्डी की पूरी गाथा सुन कहा, राह अनगढ़ ही चुनेंगे, खुली राह न चुनेंगे, सीढ़ियाँ दर सीढ़ियाँ न चढ़ सकेंगे, उछल कर ऊपर जा फंसेंगे। गुड्डी तुम तो ना सुधरोगी। एक दिन गुड्डी के सामने मालकिन ने अपनी पेंशन पूरी 50,000 रखी। वह नहाने चली गई। अब इतनी पुरानी बाई है तो चोरी तो ना करेगी, पर जब वे नहाकर निकली तो देखा गुड्डी रुपए ले ताला अलमारी में लगा रही है। सुलेखा का गुस्सा से मुंह लाल हो गया। उन्होंने पेटीकोट पहने ही भागकर गुड्डी का हाथ पकड़ा, डपटा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, लेकिन फेल के लोगों की आंख में शर्म तो होती ही नहीं। गुड्डी ने बेशर्मी से कहा भैया जो 1,000 2,000 ले लिए, मांगे से तो देती ही ना। पुलिस में नहीं भेज रही हूँ बेशरम, चल निकल। माफ़ी मांगने की जगह जवान लड़ाती है। देखना सारे मोहल्ले में कह दूंगी कि तू चोर है। कह देना, कोई तुम्हारी बात ना मानेगा। सबको बढ़िया खाना बना कर देती हूँ। सचमुच सुलेखा को आश्चर्य हुआ। जब उसने गुड्डी की बात सबको बताई तब सबने यही कहा, नहीं हमारे घर तो उसने एक पैसा नहीं चुराया। हमें कहाँ इतना अच्छा खाना बनाने वाली बाई मिलेगी। हम तो ये बात नहीं मानती। सच में हमारे भीतर भी नैतिकता नहीं है। भले ही कमाई ठीक हो, पर कहने को हमारा स्तर ऊंचा हो, पर भीतर से हम स्वार्थी हैं। यदि पूरा मोहल्ला मिलकर गुड्डी को प्रताड़ित कर काम पर नहीं रखता तो गुड्डी घबराती, परंतु हम स्वार्थी हैं। हमें पानी मिले दूसरा तड़प कर भले ही मर जाए। ऐसे दृष्टिकोण ने समाज की सफलताओं को, शांति व सुख को तहस नहस कर दिया है। गुड्डी शेरनी जैसी पुनः बनर्जी के घर खाना बनाने लगी, पर नियति कहे या कर्मों का फल, एक दिन जब गुड्डी घर लौटी तो घर में कुत्ते भरे थे, अनाज के डिब्बे गिर गए थे, मोहा का अता पता नहीं था। गुड्डी ने जो 1,000 रुपये गेहूं में छुपाए थे, वह कुछ कपड़े लेकर वह मोहा गायब थी। बेटा नशे में धुत बरामदे में पड़ा था, मुंह पर मक्खियां बैठ रही थी। तभी दूर काली पड़ोसन ने आकर बताया कि हमने मोहा को एक टैक्सी पर एक युवक के साथ जाते देखा है। गुड्डी दहाड़े मार रोने लगी। मोर सोन चिड़ैया, पति आया तो बोला, अब काहे रोत है, पहले तो मूड़ पर बैठा लिया। नेहा ने सुना तो पति के साथ दौड़ी दौड़ी आई। उसके पीछे उसके ससुर भी आए। कुछ देर वे तसल्ली देते रहे, बाद में माथा ठोंक बोले, आपकी इस बेटी ने भी हमारा परिवार तोड़ फोड़ दिया। अब मेरे बेटे को भड़काती है कि वो मकान का बंटवारा कराए। समधन जी, कुछ सोच विचार कर ही बेटियां ऐसी बनती हैं जो मायके व ससुराल दोनों को खुशियां देती हैं। मेरी बड़ी बहू आज भी मुझे गर्म रोटी खिलाती है, सुबह चाय देती है। मोहा ने उसकी अच्छाई का अर्थ ये निकाला कि वह जायदाद का बड़ा हिस्सा चाहती है, लेकिन मैंने दोनों को मेरे मरने के बाद बराबर का हिस्सा दे दिया। हाँ, बरांडा बड़ी बहू के पास रहेगा, वहाँ अभी मैं बैठता हूँ। बाद में पोते पोती खेलेंगे। अब तो आपको भी खुशी होगी कि मोहा की गोद भी भर रही है। अच्छा, गुड्डी ने मोहा को भूल नेहा को गले से लगा बोली, समधी नेहा को 1-2 माह मेरे पास छोड़ दे। दामाद जी से कहें सुबह यहीं से खा पी काम पर जाएं। यही ठीक है, क्योंकि नेहा जिठानी को मान देती ही नहीं, जो कम से कम आपके पास कुछ खाएगी तो सही। एक सलाह है, कृपया थाने पे मोहा के भागने की रिपोर्ट न लिखवाएं, वरना और मुश्किल बढ़ेगी। मंगरू वहाँ भागता हुआ पहुँचा, हाँफते हुए बोला, गुड्डी जी, आपने तनिक नहीं सोचा। आप तो भटकती रुपए कमाती हो, पर लड़के लड़कियाँ बढ़ रहे हैं। बच्चों को संसार की खराबियाँ समझानी पड़ती हैं। मोर बिटिया मेरी नेहा करने से कुछ सुधरता नहीं। लौटते समय मंगरू बड़बड़ाया, तो खुद बुराइयों का पुलिंदा ढो रहा है। जो खुद बुराइयों का पुलिंदा ढो रहा है, वह अच्छाई को कैसे समझेगा। उसी दिन मंगरू ने गरीबी में रहे जूठन खाने वालों को भी समझाया, तो वे बोले, मंगरू भैया, तुम ही अपने घर से हमें ताज़े खाने का टिफ़िन लाकर दे दिया करो ना, वो भी होगा, पहले खुद तो कुछ करो। शाम को उपेंद्र ने कहा, एक बात बताओ, ये जनसंख्या की बढ़त तो रुकती नहीं, बच्चों की फौज
पलती नहीं तो ये कीड़े होकर कटघरे ही होंगे। और लोग कहते हैं कि भारत में समाजवाद होना चाहिए। यदि इन कटखन्नों के पास कुछ अच्छे कटखन्नों को रख दें तो क्या लाभ होगा? सीधी सी बात, ये काट काट कर उन्हें घायल करेंगे और भूख में शायद उनका ही मांस भून कर खा लें। अब तो लोकतंत्र में देश हित हेतु जनसंख्या पर संतुलन होना ही चाहिए, लेकिन कठिनाई तो ये है कि जो नसबंदी करने डॉक्टर आते हैं वे भी तो भ्रष्ट हैं। इसीलिए एक एक मसले पर कई कई लोगों की दृष्टि होनी चाहिए। फेल की परंपरा है बच्चे पैदा करो, लड़का है तो बहू लाओ, पोते पोती के मोह में कई बच्चे पैदा होते देख खुश हो। वे पढ़े या न पढ़ें, यदि केवल मजदूरी कर होटल में जूठन खा बड़े हो रहे तो भी लाडले हैं। धीरे धीरे एक परिवार में 8-10 बच्चे हो जाते हैं। उन्हें ये सोचने का समय या आदत ही नहीं कि वे क्या बने, क्यों बने। जानवर की तरह बस कहीं भी मुड़ें तो वही मोड़ ठीक है। घर के बड़े बूढ़े को इतना ही ठीक लगेगा कि सारे 6-7-8 बच्चे उन्हें घेरे बैठे रहें। वे दुलारे, अरे नन्हे चाय दे दे, अरे मन्नू तम्बाकू उठा, अरे चुन्नू पानी ला। बहुत किसी ने समझाया कि बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजो तो वे खकार कर कहेंगे वहाँ का पढ़ाई होता है और बच्चे का कलेक्टर बन जाएंगे उससे। यह उनका तर्क होता। बस इन सब फेल्यूअर्स की ऊबड़ खाबड़ जिंदगी छोटी छोटी उलझनों व समस्याओं से भरी ही बीत जाती है। अधिकतर ये सब कर्जों से लदे गधों की जिंदगी जीते हैं। घर में कोई मरा तो चंद आंसुओं के बाद पुनः गरीबी से लदे ठकर ठकर ठक करते जिंदगी ढोने लगते हैं। मंगरू को नमिता के बंगले में चैन था। समय पर वह बाहर लगे कचनार की पेड़ के नीचे टिफिन खा लेट जाता, पर अपना कर्तव्य पूरा करता। हमेशा एक विचार उसे कांटों की भांति चुभता कि काश वह कुछ समय अलका के ठीक होने की प्रतीक्षा कर लेता, परंतु वह अव्यक्त रूप से पुरुषीय मानसिकता का शिकार होकर आदिवासी स्त्री के शारीरिक मोह में फंस गया और अलका को उसके इस आचरण ने आत्महत्या के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। गर्म आंसुओं को पोंछ वह ड्यूटी पश्चात जनता मंच पहुंच गया। गुड्डी के पूरे प्रकरण को सुन उपेंद्र जी ने कहा, अब ऐसी घटना तो बड़े बड़े घरों में भी होती है। वहाँ भी लड़कियाँ प्रेमियों के साथ भागती हैं, घरों को तोड़ती फोड़ती भी हैं, केवल कारण ही अलग होता है। एक विदुषी ने कहा कि स्त्री केवल माँ नहीं होती, वो तो संसार में अपनी औलाद को बनाने हेतु शिक्षक एवं उपदेशक भी होती है। पर ये फेल नहीं समझती। सही कहा आपने। मंगरू गंभीर था। उसे अपनी पत्नी अलका व बेटे देवा का हर्ष स्मरण है। ऐसा है कि गुड्डी की सोच विकृत है। बेटे व बेटी में अंतर ढूंढना गलत है। बेटी पर गुस्से में काम का बोझ डालना, नेहा को घर तोड़ने में प्रोत्साहित करना अनैतिकता है। अब अनैतिकता का जहर तो जहर ही है, जीवन देगा नहीं बस छीनेगा ही। गुड्डी अब भी नेहा को ढूंढ उसका विवाह मन पसंद लड़के से करे तो वह खुश होगी, वह समाज में खिल्ली भी नहीं मचेगी। अब तो जो हो गया उसकी फटन को सीना भर है। तभी भूरा रिक्शे वाला घबराया आया। उसने एक पर्स उठाकर उमेश को दिखाया। उसमें कुछ गहने व नकदी थे। ये तुम्हें कहाँ मिला? साहब, मैं तो कल फेल से गुजर रहा था, एक लड़का लड़की मेरे रिक्शे में भागते हुए बैठे। इशारा दक्षिण की ओर किया। वो लड़की सजी धजी तो थी पर सांवली व घबराई हुई थी। रास्ते में वह लड़के से कह रही थी, कृष्णा तुम कुछ और दिन नहीं रुक सकते? कृष्णा लड़की को जकड़ कर प्यार करता और कह रहा था, नहीं, तेरी माँ तेरी शादी उस संतरी विमल से तय कर रही है, इसलिए भगा लाया। दोनों हंसते खेलते मूसा खेड़ी के पास के ऊंचे टेले पर चढ़ तालाब के पास के झुरमुट में जाते जाते मुझे रुकने का इशारा कर घुस गए। 1 घंटा बीता, चिड़िया चुप, सब कुछ चुप। तभी मैंने झाड़ी से 4 लड़कों को भी निकलते देखा और तालाब के पिछले छोर से चले गए। अब मैं डर गया तो गया था उठकर धीरे से टीले पर चढ़ झाड़ी के पास पहुंचा तो वहां लड़की के हाथ पैर बंधे थे और वह चुप थी। लड़का भी गायब था। मैंने लड़की की सांस देखी तो वह मंद थी, वह डटकर घायल थी, वह मर गई थी। मैं भय से कांपता छुपकर नीचे उतरने लगा। मैंने ये जेवर की पोटली देखी जिसे वे लोग जल्दी में छोड़ गए। मैं भयभीत सा इसीलिए थाने में नहीं गया, आपके पास आ गया। मैं बेहद ईमानदार व्यक्ति हूँ। मैं उन दोनों लड़के लड़की को नहीं जानता। भूरा जोर से रोने लगा।
कांपो मत, मैं चलकर सब देखता हूँ। चलो मंगरू। गोपाल देखे तो क्या हो गया। जब सब टेकरी चढ़े तो नेहा की लाश खराब हो सड़ रही थी। उसे पहचानना कठिन था। इत्तेफाक से शिव की दृष्टि उसके हाथ पर पड़ी। वहाँ गुदा था मेहरानी। वो चीखा, ए तेरे की, ये गुड्डी भाभी की बिटिया है। बीच बीच में भूरा भयभीत कांप रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। अरे चुप रहे भूरा, शिव उसे समझाने लगा। मगरू तुम जाकर गुड्डी व उसके पति को यहाँ लाश की शिनाख्त हेतु ले आओ। गुड्डी को रिपोर्ट करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। गुड्डी आकर पीड़ा से भरी दोनों हाथ फटकारती हुई चढ़ आई। झपट कर लाश के पास पहुंची व कुछ देर सनाके में रही। फिर बोली, मोर सोना, ये सब कैसे हो गया? हाय रे, ये सब कैसे हो गया? और विलाप करने लगी। गुड्डी जब कुछ समझती तो उपेंद्र जी ने उसे समझाया कि वह पास के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाए। FIR दर्ज होते ही पुलिस हत्यारों को ढूंढने निकलेगी। उपेंद्र साहब, जब अपना सोना खोटा हो तो परायों का क्या दोष। इसी ऐन शादी के दिन दूल्हे के साथ घूमने जाना था, न किसी और लफंगे के साथ। हमरे यहाँ हल्दी लगने के बाद लड़की घर से बाहर नहीं निकलती। भूत प्रेत लगत हैं और देखा लग गए ना। हाय मेरी सोना। देखो गुड्डी, लाश का पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। तुम रिपोर्ट नहीं लिखवाओगी तो ऐसा यहाँ किसी भी लड़की के साथ हो सकता है। तब गुड्डी ने उपेंद्र के साथ जाकर रिपोर्ट लिखवाई। भूरा के पकड़े जेवर थाने में जमा हो गए। उसकी ईमानदारी पर शक की उंगली न घूमी और सब वापस लौट लाश की वापसी की प्रतीक्षा करने लगे। सब का आखिरी क्रियाकर्म होने के बाद 1 माह के बाद उपेंद्र गुड्डी के घर गए व कुछ समझदारी से उसे समझाया। देखो गुड्डी, तुम्हें कमाना तो पड़ता है। आज महंगाई का समय है। बच्चे सब कुछ या पा लेना चाहते हैं, लेकिन यदि तुम अधिक लाड़ न दे, बच्चों को मेहनत व ईमानदारी सिखाती तो बेटे का ये हाल ना होता। नेहा को समझाओ कि रिश्तों का क्या महत्व है। शादी के बाद ससुराल तोड़ने की जगह नहीं, बनाने की जगह है। खाना पीना घर में बनाएं। अब वो गर्भवती है, अकेली बच्चा पाल नहीं सकती। ऐसे ही घूमना फिरना, बाहर रहना तो अच्छे रईस घरों की बच्चियों के ससुराल वाले भी पसंद नहीं करते। प्रेम, मेल जोल, अनुशासन से ही इंसान खुशहाली खरीद सकता है, वरना पंडित गोपाल बोले, बाजारवाद में बच्चे बहकेंगे। अंग अंग कट रहे हैं, शरीर तो पूरा कहाँ रहा। अब तो मन तड़पेगा। हसन की गाड़ी हुसैन के बैल से जिंदगी नहीं चलती। खुद की जिंदगी स्वयं के द्वारा ही चलती है। तुमने इतना कमाया, पर जो कमाई बच्चे को अच्छी शिक्षा देती है उससे वंचित नहीं। नेहा कभी तो उससे प्यार व विश्वास मिले गृहस्थी देखने को कहती। उसकी ज़िंदगी में कोई है तो उसे बुलाकर देखती तो इतनी बुरी तो घटनाएं होती ही नहीं होती। हो गई न जिंदगी फेल। हाँ, मैं स्वयं की बच्चों के लिए एकदम बहुत सारी सुविधाएं जुटाने हेतु चोरी करने लगी। सोचे का पड़ी। सोचो कि किस तरह सुधरोगी और किसी तरह कुछ बिगड़ा है। उपेंद्र समझाकर वापस लौटे। इधर अचानक अपने बेटे के मुंह पर मक्खियां भिनकते देखी तो भीतर से जैसे गुड्डी को किसी ने झकझोर दिया। वह उठी और बाल्टी भर पानी उसने बेटे के ऊपर डाला। अब जो जागा तो प्यार से उसे जोर जबरदस्ती रोटी खिला आईना दिखाया। काहे मर रहा है तू? कहे तो मैं ही तेरी गर्दन दबा दूं। रोज मरेगा तो एक दिन ही मर जा। तो मैं क्या करूं? मेरा फेल होने के बाद पढ़ने का मन नहीं होता ना माँ, तो छोटी मोटी नौकरी कर ले। हम तुझसे कोई हिसाब किताब ना करी हैं। बेटा तैयार हो गया। दिन भर स्टोर में दवाइयाँ बेचता, शाम को दीनों की कक्षाओं में पढ़ता। 2 माह में तो वह निखर आया। एक शाम जनता मंच वालों ने आश्चर्य से देखा कि गुड्डी एक स्वस्थ नवजवान का हाथ पकड़े आई व बोली, गोपाल गुरुजी, अब सुबोध को अगली राह आप बताएं। वह उसे छोड़ चली गई। सुबोध समरा सा लगा तो गोपाल ने कहा, ये कैसा जीवन, फेल से जुड़ा हुआ, ना ऊंचाई ना लंबाई, कभी कम कभी ज़्यादा, तब भी न सुधरता, बिगड़ता ही है। किसी का कोई तलाश नहीं, न कोई फलीभूत अरमा, तब भी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही है। सुबोध सुनकर हंसने लगा। पंडित जी मेरी माँ ने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे कपड़े, जूते, पुस्तकें ला दी, पर मेरे साथी तब भी मेरे चिपके बालों व पुराने कपड़ों में
चिपके बालों व पुराने कपड़ों में टाइप के कपड़े देख मेरा मजाक उड़ाते। कहो सुबोध, कौन से माल से खरीदा ये सब? मैं माँ को न बता पाया पर नशा करने लगा। अब बहन की मृत्यु व मेरी दुर्गति ने मुझे सिखाया है कि जब खुद जिंदगी को स्वयं जीना है तो दूसरों के विचारों व कमेंट्स पर दुखी क्यों हूँ। अपने अनुसार अपने ही लोगों को अपनापन, देख रेख व सहयोग दें, उनके साथ ही क्यों न चलें। गोपाल ने सुबोध को स्नेह से गले लगाया। बहुत ठीक, बहुत उचित है तुम्हारा विचार। अब तुम अपना जीवन संतुलित हो जीने में सक्षम हो। जब चाहो सो मेरे पास या जनता मंच में आ सकते हो। फेल में सुबोध, भूरा मंगरू, कला सुमन भी तो हैं। कहीं न कहीं से जंगली बैल नहीं लगने देते। मेरे पिता के पिता यानी मेरे दादा ने अपनी पैतृक जमीन हम सबके नाम की, पर कौन जाने जंगलों में हमें तो शहर की हवा ने प्रदूषण ही दिया। तब भी हम वहाँ नहीं गए। अब मैं गर्मी की छुट्टी में भूरे के रिक्शे से जाकर देखता हूँ कैसी ज़मीन है, वहाँ उसका क्या उपयोग हो सकता है, वरना किसी को भी कम दाम में बेच दूँगा। बढ़िया है सुबोध तुम्हारा विचार, जरूर जाओ। पंडित जी ने विश्वास से सुबोध की पीठ थपथपा दी। सुबोध घर आया तो गुड्डी नेहा के घर गई। उसने लौट कर खुशखबरी दी, बेटा हुआ। नेहा की जिठानी के तो बच्चे हैं नहीं, वो एकदम सगी मासी मेरी बच्ची व पोते की देख रेख कर रही है। मोए तो पछतावा है नेहा के गलत व्यवहार पर। जिठानी ना हो तो उसके मुंह पर मक्खियाँ बैठती रहें। उसके ससुर, पति, जेठ सब खुश हैं। सुठैला मेवे के लड्डू सब बन गए। मेरी तो कोई ज़रूरत नहीं रही। हाँ माँ, प्यार व विश्वास जीवन बदल देता है। वो तुलसीदास जी तो कहते हैं, जहाँ सम्मति तहाँ संपत्ति नाना। तू मैं तो तेरा मेरा कर परिवार को तोड़ता ही। गरीब का होना ये मतलब तो नहीं कि अच्छी आदतों से भी हम गरीब हों। अच्छाई रखने से पैसा तो खर्च होता ही नहीं। अब तो नेहा ने भी छोटी छोटी चीज़ों की एक सामान्य दुकान खोलने का फैसला किया। श्रृंगार का सामान भी वह रखेगी। बचपन से मोती गूंथना, उसके कान के ईयरिंग बनाने में तो वह होशियार थी। तू क्या कल ही गांव जा रहा है? गुड्डी ने पूछा। हाँ, एक बार अनदेखी प्रॉपर्टी भी तो देख लूँ। भूरा व सुबेद पूरे 2 दिन में ऑटो से गांव पिथौला पहुँचे। ऊंची ऊंची टेकरियों के आगे उन्होंने पट्टे के आधार पर ज़मीन खोज ली। बहुत देर मिट्टी को देखने परखने के बाद गांव का पटेल बोला, मैं तो ताकतवर टेकरियों के बीच रहने से यहाँ पानी रहता है, तभी मिट्टी में नमी है। तुम चाहो तो धान बो दो, यहाँ जानवर भी नहीं आते, हम ही इतने कष्ट में पहुँचते हैं। भूरा बोला, वैसे हम धान, गेहूँ, सोयाबीन के कुछ बीज तो लाए हैं, तो आधे में धान आधे में सोयाबीन डाल दो। पटेल ने खुश होकर कहा, पानी तो आने वाला ही है, तुम्हारा भाग्य अच्छा हुआ तो फ़ायदा होगा, मैं बीच में देख आऊँगा। पटेल अच्छा व्यक्ति था। 1 हफ्ते भूरा, सुबोध, पटेल व एक आदिवासी लड़के लालिया ने खूब मेहनत कर बीज बो दिए। भगवान कृपा पर छोड़ कर लौटे। सुबोध का इसलिए परिश्रम से स्वयं पर विश्वास बढ़ गया। गुड्डी बेटे के चेहरे पर ये चमक देख खुश हो गई। अब फेल के लोग किसी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास तो जा नहीं सकते, स्वयं ही पर विशेष प्रभावों द्वारा शोध कर सकते थे। कुछ समझाने से भी यदि व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर संयम करे तो वह अनुशासित हो सकता है। यदि फेल के लोग यही नहीं समझते कि गंदगी क्या है, शरीर की या पेट की या मन की, तो वे उससे दूर कैसे होंगे। 6 माह बाद भूरा सुबोध पुनः गांव गए। वहां लहलहाते खेतों को देख सुबोध तो खुशी से रो पड़ा। पटेल के घर खा पी लौटे और अपनी 10वीं परीक्षा देकर वे दोनों पुनः वहां गए। पटेल ने फसल कटवा दी। कुल साफ करके 5 बोरे सोयाबीन, 6 बोरे चावल निकले। पटेल को सुबोध ने 1 बड़ा बोरा चावल, 1 सोयाबीन दे दिया। लौटकर 1 बोरा चावल भूरे ने लिया। मैं बोला, अकेली जान हूँ, ज़्यादा क्या करूँगा। सोयाबीन, तुम तो सुबोध ऐसा करो, 2 जोड़ी कपड़ा बनवा लो व मेरे रिक्शा की मरम्मत, साइड वगैरह भी ठीक करवा दो। वास्तव में सुबोध ने ईमानदारी से भूरे का रिक्शा ठीक करवा दिया। अब दोनों खुशी खुशी साथ जा रहे। चावल की बोरी से गुड्डी ने बहन, भैया, मौसी, नेहा आदि रिश्तेदारों को कुछ न कुछ दे ही दिया। शेष सोयाबीन बेचकर घर खर्च में ले लिया। तो अभी आप सुन रहे थे कृष्णा अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास
पंचम की फेल का 12वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।